Hello, my dear aspirants. Super collection of current affairs from 1st to 15 October. And this collection, if you read, if you think about it, this will give you selection. And first question, through the question, I will tell you who celebrated its 100th centenary celebration of its foundation. Who? अभी कौन सी या which इंस्टीट्यूशन किसने अभी अपना 100वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? which इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर? आरएसएस, यूपीएससी, बोथ, नन? तो राइट आंसर है बोथ, दोनों ने ही। देखिए 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, इसने अपना 100वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, क्योंकि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1985 को केबी हेडगेवार के द्वारा नागपुर में हुई थी, सिर्फ 5 आदमियों की मदद से। और आज ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, बीजेपी का बैक सपोर्ट माना जाता है इसको। और इसके स्थापना दिवस पर पीएम मोदी जी ने एक 100 रुपीस का क्वाइन रिलीज किया है, जिस पर पहली बार स्वतंत्रता के बाद भारत माता की मूर्ति आई है, जिसमें भारत माता शेर के साथ हैं, एक फ्लैग लिए हुए और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए। ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएसएस अपना स्थापना दिवस हर साल दशहरा को मनाता है, क्योंकि जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925, उस दिन दशहरा ही था। तो रिमेंबर इट ऑलवेज। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। सेकंड, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर को हुई थी, और 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के 1 अक्टूबर 2026 तक ये अपना 100वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसलिए 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। तो रिमेंबर रखिएगा इसको, वेरी वेरी। यूपीएससी है जो भारत के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट्स, जिनको हम आईएएस, आईपीएस कहते हैं, उनकी और तमाम सबसे बड़ी एग्जाम्स भारत में यही क्या करवाता है? आयोजित करवाता है, कंडक्ट करवाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी फील्ड्स नोबेल प्राइज इज गिवन? कितने फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है? 1, 2, 4, 6। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई? 6 फील्ड्स में ये दिया जाता है। यस, तो नोबेल प्राइज जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो इसके जनक हैं, उनकी याद में दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को इनकी मौत हुई थी। इनको मतलब ये अल्फ्रेड साहब गुजर गए थे, और इनको अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना एक्चुअली तो उन्होंने 5 ही की किया था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र को उसमें बढ़ा दिया गया, तो अब 6 फील्ड्स में दिया जाता है। हर साल अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है, सितंबर से लेकर जनवरी तक नॉमिनेशन होता है, और नॉमिनेशन कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, कोई विद्वान, कोई प्रोफेसर, कोई पहले का पूर्व जो नोबेल प्राइज विनर हो वो कर सकता है, या सांसद, ये सब लोग कर सकते, या कोई एक देश किसी व्यक्ति या किसी दूसरे के लिए कर सकता है। इसको याद रखिएगा। 1895 में नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी, 27 नवंबर 1895 को। 1901 में पहली बार ये दिए गए थे, सिर्फ ओरिजिनली 5 फील्ड्स में, जो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल ने जिन क्षेत्रों में इसको स्थापित किया था। 1968 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की स्थापना हुई, और 1969 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स में। क्यों स्थापना हुई थी? तो स्वीडिश नेशनल बैंक, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत 1968 में की थी। 1969 में पहली बार ये दिया गया था।
और 6 फील्ड में दिया जाता है, हर बार क्रम से ही दिया जाता है। देने की तो एक ही डेट है, लेकिन क्रम से दिया जाता है। सबसे पहले चिकित्सा में दिया जाएगा, चिकित्सा में माने इसकी घोषणा होती है, फिर भौतिकी में, फिर रसायन में, फिर साहित्य में, फिर शांति में और फिर अर्थशास्त्र में। इसमें से शुरू के 5 यानी चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति, ये पांचों जो हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और जबकि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लेकिन डेट एक ही रहती है, 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं, इन द मेमोरी ऑफ आल्फ्रेड नोबेल। इसको याद रखिएगा। इसमें प्राइज मनी के रूप में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, क्योंकि वहां की मुद्रा स्वीडन की क्रोनर है, और जो 1.1 यूएस डॉलर और 10.4 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर होता है। इसके अलावा विनर को एक सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा दिया जाता है, जो 18 कैरेट प्योर गोल्ड का बना होता है, जिस पर पिक्चर होती है आल्फ्रेड नोबेल साहब की, और जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें उस विनर का नाम, और उसको प्रमाणित किया जाता है कि इसको इस फील्ड में, किस फील्ड में ये दिया जाता है नोबेल प्राइज, मानवता के लिए जिसने सबसे अच्छा कार्य किया हो, मानवता की भलाई के लिए, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, द आउटस्टैंडिंग सर्विस, किसी भी फील्ड में उसने किया हो, उसी को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, अब कौन पाए हैं 2025 में, तो एक नजर हम उस पर भी देख लें जल्दी से। नोबेल प्राइज मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में जो दिया गया है वो 3 लोग हैं, मैरी ई ब्रेंको अमेरिका की, फ्रेड रैमजेल अमेरिका के, और सिमोन शाकागुची ये जापान के हैं। क्यों दिया गया है? तो इनको दिया गया है मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित खोज हेतु, जो हमारा रक्षा प्रणाली होता है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज हेतु, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है कैसे वर्क करता है, कैसे हमारे शरीर की रक्षा करता है और कैसे खुद इस शरीर के हानि नहीं पहुंचाता है, इसके लिए। ठीक है। दूसरा जो दिया गया फिजिक्स में, ये दिया गया है, तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जॉन क्लार्क, जॉन मिशेल एच डेबोरेट, और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनस। इनको दिया गया है क्वांटम यांत्रिकी सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी का आधार है, उसमें खोज के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने वाली क्वांटम टनलिंग में शोध हेतु, क्वांटम टनलिंग के लिए इनको दिया गया है रसायन में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्राइज जो केमिस्ट्री में है वो दिया गया है जापान के सुसुमु कितागावा को, और ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन को, और यूएसए के उमर एम यागी को। ठीक है। रिचर्ड रॉबसन ये पैदा तो हुए थे यूके में, लेकिन ये प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, तो आप इनको जानते रहिएगा। इनको धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के लिए दिया गया है। लिटरेचर में नोबेल प्राइज हंगेरिया के लेखक लास्लो क्रास्नाहोर्काई को दिया गया है। ये यहूदी हैं और उन्हें ये प्राइज दिया गया, सेकंड हंगेरियन है जो ये प्राइज पाए हैं। ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और इनको 2025 में नोबेल प्राइज, 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, 2019 में नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन इन लिटरेचर दिया गया है। लास्लो की रचनाएं बहुत प्रभावशाली व दूरदर्शी व दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती हैं कि आर्टिस्ट कितना पावरफुल है। आर्ट की शक्ति को लास्लो क्रास्नाहोर्काई साहब दिखाते हैं। इनके सबसे बड़ी खासियत है कि ये जब लिखते हैं कोई सेंटेंस तो कितने पेज में जाएगा शायद इनको भी नहीं पता रहता, तो लंबे लंबे सेंटेंस लिखते हैं। डर और आतंक के बीच इन्होंने द पावर ऑफ आर्ट को शो किया है, इसलिए इनको दिया गया है हंगेरिया के राइटर। तो याद रखिएगा इनके कुछ वर्क्स हैं, जैसे देखिए सैंटन टैंगो, जिस पर 7 घंटे की मूवी बनाई गई है। एक वहां के लेखक हैं बेला तार, इनके वर्क्स पर वो मूवी बनाते हैं।
और द मेलेंचली ऑफ रेसिस्टेंस, इस पर भी बेलातार ने मूवी बनाई है। वार एंड वार, साइबो साइबो देयर बिलो, और बैरन वैरन वेंकहीम्स होम कमिंग। ठीक है, इसके लिए भी उनको नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड इन लिटरेचर में दिया गया था, किसके, बैरन बैंक होम्स होम कमिंग। तो याद रखिएगा, बहुत ही विजनरी ये राइटर हैं, और इन्होंने ये नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीता है। उसके बाद है पांचवा, पीस में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो पीस का प्राइज इस बार दिया गया है, पीस नोबेल प्राइज वेनेजुएला की आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला, जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, और ये बहुत ही इंडस्ट्रियल इंजीनियर, वन प्राइज फॉर हर टायरलेस वर्क एंड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के ये बहुत ही मशहूर विपक्षी नेता हैं, पिछले 20 सालों से डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वहां फाइट कर रही हैं। हालांकि पीस प्राइज के लिए शुरू से ही ट्रंप महोदय चिल्ला रहे थे कि मैंने 7 महीने में 7 वार बंद करवाए, तो नहीं, पीस प्राइज से मुझसे बड़ा कोई हकदार है नहीं। हालांकि इनको नहीं मिला। वेनेजुएला की इस राइटर को, माने इस पॉलिटिशियन को मिल गया है, जो आयरन लेडी कहलाती हैं वहां की। तो इनके, हालांकि मारिया कोरिना माचाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज डेडिकेट कर दिया ट्रंप को, और ट्रंप इससे काफी खुश हुए। थोड़ा सा मायूस तो थे कि मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन डेडिकेट हो गया, उन्हीं को इन्होंने कर दिया है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। तो यहीं पर थोड़ा जान लिए, गांधी जी को 5 बार पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मिला नहीं, इसको रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद है भाई, इन्होंने एक मचादो जो हैं, इन्होंने एक संगठन स्थापित किया, सुमाते, तो इसको जानते रहिएगा। इसी के जरिए अपने वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फाइट कर रही, स्ट्रगल कर रही हैं, और इनको आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है। रिमेंबर रखिएगा। 2025 में टाइम पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी इनको स्थान दिया था। और लास्ट प्राइज है छठा, जिसका नाम है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इसमें 2 अमेरिकन और 1 यूके के इकोनॉमिस्ट्स को ये दिया गया है। तो जोएल मोकिर और पीटर हॉविट, ये दोनों अमेरिका के हैं, जबकि फिलिप एगियान ये यूके यानी इंग्लैंड के हैं। इन तीनों को दिया गया, किस लिए दिया गया है? फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, इसमें एक बात याद रखिएगा, जोएल मोकिर को जो है ये प्राइज का आधा पैसा इनको दिया जाएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज में अगर 1 से मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। रिमेंबर पहले दिस फैक्ट। अगर नोबेल कमेटी चाहे तो उसमें से किसी को भी आधे से, वो चाहे कितना पैसा किसको देगी। तो जैसे इसमें इकोनॉमिक्स में जोएल मोकिर को 50% दिया जाएगा, और 50% जो रहेगा वो फिलिप एगियान और पीटर हॉविट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये रिमेंबर रखिएगा। इन्होंने बताया कि इन अर्थशास्त्रियों की इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है। इन्होंने एक वर्ड या मैंने यहां पर दिया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब क्रिएटिव भी है, डिस्ट्रक्शन भी है। तो इन्होंने ये बताया, हालांकि फिलिप और पीटर हॉबिट के द्वारा बताया गया था, कि जैसे कोई नया और बेहतर उत्पाद बाजार में आता है, तो पुराने उत्पाद बेचने और बनाने वाले बाजार से खुद ही बाहर हो जाते। यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। यानी एक तरफ तो क्रिएशन हुआ, लेकिन एक तरफ डिस्ट्रक्शन हुआ। एक तरफ नई चीज आई और एक तरफ वो जाकर के क्या हो गया, एक को बाहर कर दिया। और उत्पाद और उत्पादन के नए तरीके पुराने तरीकों को बदलते रहते हैं, और ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यही लगातार आर्थिक विकास का आधार है। इस बात को इन लोगों ने बताया। तो आप इसको रिमेंबर रखिएगा। यही प्राइज थे। आपको थोड़ा सा बता दें कौन सी संस्था इन लोगों को प्राइज देती है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। हाँ, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है।
मेडिसिन या फिजियोलॉजी में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी देती है। लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी देती है। पीस में द कमेटी ऑफ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट नॉर्वे देता है। और इकोनॉमिक्स द बैंक ऑफ स्वीडन देता है नोबेल प्राइजेस को। ये नोबेल प्राइज पर समाप्त हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हु डाइड रिसेंटली, अभी कौन पास अवे हुआ है। तो इसमें पंकज धीर, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जी पारिक, आलावदीस। तो राइट आंसर आलावदीस। इसमें से तीनों अभी गुजर गए हैं। पंकज धीर आप जानते हैं महाभारत, बी.आर. चोपड़ा का बनाया हुआ महाभारत, जिसमें बी.आर. चोपड़ा का महाभारत, जो पहला महाभारत था भारत का, जो टीवी सीरियल के रूप में आया था, तो उसमें पंकज धीर ने जो कर्ण का रोल अदा किया था, वो अभी हार्ट अटैक से नहीं बल्कि कैंसर से सफर कर रहे थे। कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये भारत के मशहूर भाई ये थे, क्लासिकल सिंगर थे और इन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो अभी गुजर गए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। इनका जन्म हुआ था हरिहरपुर विलेज में, आजमगढ़ यूपी में। और ये बनारस घराना से ताल्लुकात रखते थे। और पद्म भूषण इनको 2010 में, पद्म विभूषण 2020 में दिया गया था। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा को याद रखिए। जी पारिक ये बहुत बड़े गांधीयन विचारधारा के व्यक्ति थे, जो अभी ये भी गुजर गए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। वेटरन गांधीयन सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर, जो 100 साल की उम्र में गुजर गए हैं, इनको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2030 यानी 24th एडिशन या सेंटेनरी एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। राष्ट्रमंडल देश पहले समझ लो, राष्ट्रमंडल देश वह होते हैं जो कभी ब्रिटेन के अंडर में थे। आज उनका जो ग्रुप है उसी को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ गेम्स अक्सर उन्हीं लोगों के बीच में होता है, लेकिन अब इसमें और सारे देश भी आ गए हैं। तो कहां पर होगा 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स एंड चाइना। तो राइट आंसर है इंडिया। तो आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत जो हुई थी 1930 में, पहला एडिशन इसका हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। इसका पहले जो ओरिजिनल नेम था उसको कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और 2030 में अपना 100 वर्षीय संस्करण खेला जाएगा इसका, जो भारत में आयोजित होगा। भारत में इससे पहले 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और हर 4 साल के बाद ये कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाते हैं, 2 ओलंपिक के बीच में। वैसे खेलों का महाकुंभ ओलंपिक के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल एक तरह से आयोजन होता है। और 2026 का यूके ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। तो याद रखिएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड जो यूके में ही है। ये होना तो था ऑस्ट्रेलिया में 2026 का, बट ऑस्ट्रेलिया ने खर्चे को देखते हुए इसे मना कर दिया। तो जब उसने डिनाई कर दिया तो फिर इंग्लैंड में ये हो रहा है। और 2030 का भारत में होगा, इसको रिमेंबर रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भारत ने आज तक इसके सभी संस्करण में भाग लिए हैं। वैसे तो भारत ने पहले संस्करण में भाग नहीं लिया था, सिर्फ 4 संस्करण में। दूसरे संस्करण से भारत लगातार भाग ले रहा है, लेकिन 4 संस्करण इसमें भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने। 1930 में, 1950 में, 1962 और 1986 में। ये 4 संस्करण याद रखिएगा। इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा इसको। इसके बाद है मालदीव्स। एक नाम इसमें मालदीव्स का है। तो मालदीव को जानिए, WHO ने अभी अप्रूव कर दिया है कि मालदीव्स हैव बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B एंड सिफिलिस। ये तीनों बीमारियां जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती हैं, ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया है, समाप्त कर दिया। मतलब अब वहां पर ऐसा नहीं है। तो मदर से रिलेटेड वहां पर बहुत अच्छा वर्क किया गया, जिसका ये रिजल्ट या आउटकम है। इसको रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद है हु विजिटेड टू इंडिया रिसेंटली। अभी कौन भारत में विजिट किया है भाई, इसको याद रखिएगा। आमिर खान मुत्तकी, कीर स्टारमर, उगनागिन खुरेलसुख और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सबने किया है। अभी एक एक के बारे में बता दूं।
ये आमिर खान मुत्तकी जो हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो अभी भारत पे विजिट पे आए थे, और भारत को इन्होंने मैंने एक तरह से एश्योरेंस दिया है, इंश्योर किया है कि अफगानिस्तान की लैंड भारत के खिलाफ नहीं यूज किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और भारत ने भी कहा कि मैं आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। अब चाहिए ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो अफगानिस्तान को ही हम अपनी साइड में ले रहे हैं। हालांकि वहां पर तालिबान का शासन है, इसको रिमेंबर रखिएगा। कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अभी विजिट किया, और भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स किए गए, रिमेंबर इट। उगनागिन खुरेलसुख ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया और भारत के बीच में बहुत ही कठिन क्या, बहुत ही मधुर संबंध है। वहां पर भी बौद्धिज्म है, और भारत के दो बुद्धिस्ट फिलोसफर थे जो वहां पर ले गए थे, याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी विजिट किया था मंगोलिया को। मंगोलिया सबसे बड़े देश रूस और नीचे चाइना के बीच में है, और दोनों ही अपने आप में, इन दोनों के बीच में। और पश्चिमी तरफ उसके कौन है भाई, मुस्लिम कंट्रीज हैं, 5 मिडिल ईस्ट एशिया वाले कंट्री हैं। 5 मिडिल ईस्ट क्या होते हैं, वो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं 5। तो कहता है कि ऊपर तो क्रिश्चियन कंट्री है, बगल में हमारे मुस्लिम कंट्री हैं, और नीचे हमारा कन्फ्यूशियस यानी चाइना, जहाँ पर कन्फ्यूशियस धर्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये कंट्रीज हैं इनके बीच में। तो कहीं ना कहीं भारत को अपना थर्ड नेबर के रूप में, तीसरे पड़ोसी के रूप में भारत को ही अपना देखता है, ठीक है। और भारत भी उसको वैसे ही महत्व देता है, क्योंकि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड नेवर फर्स्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं मंगोलिया को बहुत पसंद है। तो भारत, और एक होता है नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच में अल्टरनेटली एक बार में वहां पर, एक बार मंगोलिया में एक बार भारत में, ये एक्सरसाइज की जाती है। कॉन्क्वेस्ट वहां पर वो करवाता है एक्सरसाइज मंगोलिया, तो उसमें भी भारत पार्टिसिपेट करता है। तो रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मंगोलिया को जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है चाइना। चाइना के साथ भारत अपना 75th स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप 2025 में मना रहा है, और ये हो गया इसमें। अब आपको ऑनलाइनर्स में बता देते हैं इंपॉर्टेंट जो भी हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की 156वीं और शास्त्री जी की 121वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया 2025 में, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है मोंडिया कल्ट। ये यूनेस्को द्वारा आयोजित हर 4 साल में किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा कल्चरल कॉन्फ्रेंस होता है, जो अभी स्पेन के बार्सिलोना में 2025 का संस्करण हुआ, जिसमें हमारे देश के कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया, ठीक है। और इसमें मोंडिया कल्ट 2025 मैंने बताया कि बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, और इसका 2022 का जो संस्करण हुआ था वो मैक्सिको सिटी में हुआ था, और 2029 का जो संस्करण होगा वो सऊदी अरेबिया में होगा। और इसमें कल्चरल को डेवलप करने के लिए सारे विश्व के जितने भी देश हैं उनसे बातचीत की जाती है। और इसी में यूनेस्को ने वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन ऑब्जेक्ट्स नामक एक नई इनिशिएटिव शुरू किया है, वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसका चेयर की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसने अप्रूव कर दिया है कि इस साल रबी क्रॉप्स के लिए क्या एमएसपी होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और व्हीट के लिए जो प्राइस है 2585, याद रखिएगा 2585 रुपए पर क्विंटल 2026 और 27 के लिए, ठीक है। 2024 25-26 के लिए
2,425 रुपये था। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका मुख्य परिसर गांधीनगर गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में मोहन रोड स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के विधि परिसर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसको याद रखिएगा। पासनी पार्क पोर्ट, पासनी पोर्ट जो है पाकिस्तान में है और इसको यूएसए लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ग्वादर पोर्ट पर चाइना ने वहां पर डेवलप कर रहा है पाकिस्तान का, और वहीं बगल में चाबहार पोर्ट है जहां ईरान का है, जो जहां भारत ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो तीनों याद रखिएगा, पासनी, ग्वादर और चाबहार। वाइल्ड लाइफ वीक 2025 2 से 8 अक्टूबर मनाया गया इन देहरादून में। इसकी थीम रही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एक्सिस्टेंस। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इंडिया ने होस्ट किया है पहली बार न्यू दिल्ली में, रिमेंबर इट। खालिद अल अनानी ये मिस्र के पहले अरब व्यक्ति हैं जो यूनेस्को के डायरेक्टर बने हैं, इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सेशन अभी भारत में हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, और ECI ने 6 और 11 नवंबर 2025 को बिहार में 2 चरणों में इलेक्शन कराने का फैसला लिया है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। यस, 19 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल इसका पटना में अभी आयोजन किया गया टू प्रमोट एक भारत एक श्रेष्ठ भारत थ्रू लिटरेचर। और बलोड ये इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है छत्तीसगढ़ का। और ड्रोन कवच एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने इसको अरुणाचल प्रदेश में अभी किया है ड्रोन से लड़ने के लिए और अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए। और उसके बाद है बथुकम्मा फेस्टिवल, अभी ये कहाँ मनाया गया भाई, ये तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है और इसको वहां पर मनाया गया 2025 में। इसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, रिमेंबर रखिएगा। और इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में खोला गया है, जिसको IUCN ने रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है। नमो वन राजस्थान का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क अलवर जिले में खोला गया है। एक्सरसाइज कोंकण 2025 एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है भारत और ब्रिटेन के बीच में, ये किया गया है। और नेट पोलरेक्स एक्स ये एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है, ये 2 डे एक्सरसाइज थी, चेन्नई में किया है टू स्ट्रेंथन ऑयल स्पिल प्रिपेयर्डनेस। ऑयल स्पिल मतलब जो तेल ओल गिर जाते हैं उसको देने के लिए, उसको करने के लिए, उसको बचाने के लिए कैसे हम प्रिपेयर हो जाएं। BRO ने लद्दाख के मिगला पास पर दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है। इससे पहले जो था उमलिंगला, वो भी लद्दाख में ही था, वो था दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास रोड, लेकिन अब ये हो गया है, अब वो सेकंड हाईएस्ट हो गया है। इसको याद रखिएगा, मिगला पास अब याद रखिएगा, और उसके पहले उमलिंगला था। और हेनली पासवर्ड में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप है, भारत की रैंकिंग 85 है। और सोनाली घोष जो डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द केंटन और मिलर अवार्ड बाय द IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज पर इनको दिया गया फॉर हर इनोवेटिव कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन टू इंटीग्रेट नॉलेज विद मॉडर्न साइंस। इतना अच्छा इन्होंने काम किया कि पहली इंडियन हो गई हैं जो IUCN के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इजराइल ने अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको देने की घोषणा की है भाई, ट्रंप को, उनके ब्रोकरिंग करने के लिए, जो उन्होंने गाजा और इजराइल में वार को माने बंद करवा दिया, एक तरह से सीज फायर करवा दिया और इजरायली हॉस्टेजेस को मुक्त करवाया। और PM मोदी जी ने PM धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली और मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेज 11,440 करोड़ की योजनाओं को माने इनॉग्रेट किया टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ रिलायंस के वास्ते।
पर्पल फेस्ट गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ये विकलांगों के लिए होता है, इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, गोवा के डॉक्टर सीएम प्रमोद सावंत ने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया। उसके बाद है शहतूत डैम। याद रखिएगा, ये काबुल में काबुल रिवर पर भारत के द्वारा बनाया जाएगा। क्योंकि काबुल में बहुत डायर सिचुएशन है वाटर क्राइसिस की, तो उसको दूर करने के लिए, हालांकि पाकिस्तान इससे बड़ा चिंतित है क्योंकि वो नीचे है और डैम ऊपर बनेगा तो सोच रहा है पानी, एक तो वैसे ही इंडस से भारत तमाम पानी अपना रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जानते रहिएगा कि ये काबुल रिवर भी इंडस रिवर सिस्टम का ही एक रिवर है। तो यही था माय डियर 30 मिनट्स का सुपर वीडियो। देखिएगा, समझिएगा और ट्राई करिएगा। और जो शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूं उसको आप जरूर देखा करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।